Hi everyone, welcome to मेरा फिजियो, a pan India chain of physiotherapy clinics। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के डायग्नोसिस के बारे में। जब भी कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम का पेशेंट अपने फिजिशियन के पास जाता है, तब डॉक्टर उसे फिजिकली एग्जामिन करते हैं, जिसमें उसे इनहेल या एक्सहेल करने के लिए बोला जाता है और डॉक्टर्स उस और फर्दर इंक्वायरी करते हुए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको कब होती है, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते वक्त ज्यादा होती है, दिन में होती है या रात में ज्यादा होती है या अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होती है, चेस्ट में आपको टाइटनेस तो नहीं फील होता। कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्लिनिशियन अपने पेशेंट से पूछते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस बना सकते हैं, जिसका एक प्रमुख सिम्टम, ये जितने भी सिम्टम हैं वो सब प्रमुख सिम्टम होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर लंग फंक्शन टेस्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें पेशेंट को ब्रीद इन एंड आउट करने के लिए कहा जाता है। लंग फंक्शन टेस्ट करने के दो तरीके, एक है स्पायरोमेट्री और दूसरा है पीक फ्लो। स्पायरोमेट्री में एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है जिसे स्पायरोमीटर कहा जाता है। उसमें पेशेंट को बोला जाता है कि वो अब जितना ज्यादा एक्सेल कर सकता है करे, और उसी के बाद जितना ज्यादा इनहेल कर सकता है वो करे। मेनली स्पायरोमीटर में एक्सेलेशन की तरफ ज्यादा नजर दिए जाते हैं, ज्यादा देखा जाता है, सो दैट ये पता लग सके कि एयरवेज का मूवमेंट, एयरवेज का एक्सचेंज अपने ट्यूब्स में कैसा है। पीक फ्लोमीटर, पीक फ्लोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मेजर करती है कि कितना हार्ड हम ब्रीद आउट कर सकते हैं, यानी कितना ज्यादा हम एक्सेल कर सकते हैं। अगर यूजुअल पीक फ्लो रीडिंग से लोअर होती है, जो रीडिंग पेशेंट की आ रही है, तब ऐसे केसेस में ये डिटेक्ट किया जाता है कि मे बी लंग्स प्रॉपरली इन्फ्लेट या प्रॉपर एक्सपांड नहीं हो रहे, जिसके कारण पेशेंट को एक्सेल या इनहेल करने में डिफिकल्टी आ रही। और अगर एक्सपेंशन लंग्स का सही नहीं है, तो ऐसे में ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और डॉक्टर्स कंफर्म हो जाते हैं कि ये डिजीज ब्रोंकियल अस्थमा ही है। जब भी कोई लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है, तो उसके पहले और उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है। अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद लंग फंक्शन टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है, तो ये भी एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है। स्पायरोमेट्री और पीक फ्लो मीटर के टेस्ट के बाद कुछ और टेस्ट देखते हैं, जैसे मिथाकोलिन चैलेंज। मिथाकोलिन एक तरह का अस्थमा ट्रिगर है। अगर इसको इनहेल करने के बाद हमारी एयरवेज जो होती हैं नैरो हो जाती हैं, और टेस्ट में जो लंग फंक्शन टेस्ट था वो पहले नॉर्मल था, लेकिन मिथाकोलिन के इनहेलेशन के बाद अगर लंग फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आने लगता है, तो भी ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ, पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा से डायग्नोस कर सकते हैं।
इमेजिंग टेस्ट जैसे चेस्ट एक्सरे में जब भी कभी ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट का चेस्ट एक्सरे होता है तो ऐसे केसेस में उसके लंग्स या रिब साइड में थोरेसिक एरिया में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, यानी वहाँ व्हाइट एक्सरे शीट में हमारे व्हाइट पैच फॉर्म होने लगते हैं। इसका मतलब ये भी होता है, ये निमोनिया के केसेस में भी देखा जाता है और वहां से ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है। एलर्जी टेस्टिंग, जैसा हमने पिछले वीडियो में अपने बात किया था कि ब्रोंकियल अस्थमा के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। उन ट्रिगर्स में से एक ट्रिगर होता है एलर्जी, यानी किसी भी एलर्जी कंडीशंस, घर में पल रहे पेट्स के हेयर हो सकते हैं, फर हो सकते हैं, कोई पॉलन हो सकता है। अगर ऐसे एलर्जी में किसी भी एलर्जिक फैक्टर से पेशेंट एक्सपोज हुआ है तो उसको ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे जब एलर्जी टेस्ट किया जाता है जिसमें स्किन टेस्ट या ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है, अगर वो कंडीशंस या वो पैरामीटर्स एबनॉर्मल आते हैं तो ये डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ, पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कंडीशन है और डॉक्टर्स इमीडिएट एलर्जी के मेडिकेशंस चालू कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, हमारे ब्रेथ में कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट अगर होती है तो हमें ये कह सकते हैं कि एयरवेज इन्फ्लेम होती। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्रेथ में नॉर्मल से एबनॉर्मल हो चुकी, यानी हायर लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है, तब नैरोइंग या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और ऐसे केसेस को ब्रोंकियल अस्थमा से डायग्नोस किया जाता है, ऑल्दो ये टेस्ट बहुत ही वाइडली अवेलेबल नहीं होता है। सबसे आखिरी जो टेस्ट यूज होता है वो है स्पूटम यूसिनोफिल, जिसमें जब भी हम कभी सीबीसी कराते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट, एक पैरामीटर होता है ईएसआर, यानी यूसिनोफिल स्टिमुलेटिंग सेडिमेंटेशन रेट। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी कोई इंफेक्शन है तो ईएसआर रेट हाई निकलता है और स्पूटम एग्जामिनेशन के समय सलाइवा और म्यूकस जो साथ में स्पूटम के रूप में आते हैं उनका एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन में अगर वहां पे कोई भी एबनॉर्मेलिटी या वैल्यू या पैरामीटर्स हायर सेक्शन में है, ईएसआर हायर सेक्शन में है, तो ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस हैं। डायग्नोसिस के बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन। ब्रोंकियल अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस में जिसमें हमारे ब्रोंक्यूल्स बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऐसे कंडीशंस में ब्रोंकोडाइलेटर्स एक बहुत ही कारगर ड्रग साबित हुई। ब्रोंकोडाइलेटर से, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, डाइलेटर, यानी ये हमारे एयरवेज को डाइलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं जो ऑलरेडी टाइट हो चुके हैं। और जैसे ही हमारे ब्रोंक्यूल्स डायलेट होते हैं वैसे ही एयर फ्लो लंग का इम्प्रूव हो जाता है और एयर एक्सचेंज जो एल्वियोलाई में होती है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर्स के बाद दूसरा जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग्स होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम बहुत डाउन कर देते हैं, सप्रेशन हो जाता है इम्यून सिस्टम का। लेकिन इन्हें अगर ओरली या इनहेलेशन के थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है तो ये एयरवेज की स्वेलिंग को रिड्यूस करने में मदद करते हैं।
और एक ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है और इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती है पेशेंट को अगर उसके सिम्टम्स बड़े ही एक्यूट है। ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो उन केमिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे एयरवेज को नैरो या टाइट कर रहे हैं। अगर नैरो और टाइट हमारे एयरवेज नहीं होंगे तो हमारे एयरवेज से एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही एल्वियोलाई से एयर एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत ही प्रॉपर रहेगा। अगर ये कंडीशंस इंप्रूव होती जाती हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ही रिलीफ रहता है। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं जो कि अगर कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक्टिव है, ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स भी एडवाइस किए जाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, जब भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, ऐसे केसेस में जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तब उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जिसे ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। जब भी पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है तो एयर ब्लोइंग हमेशा उसके लंग्स से में डायरेक्ट होने लगती है और एयर एक्सचेंज बढ़ने लगता है जिससे पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसमें भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सा ऑक्सीजन मास्क लगा है, एनआरबीएम मास्क है या बाईपैप पे है पेशेंट। जैसे सबसे कम में नेजल पॉलिप्स लगाते हैं जिसमें सिर्फ नेजल के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर उससे भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल यानी सैचुरेशन लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, फिर हम एनआरबीएम मास्क पे जाते हैं और एनआरबीएम से भी अगर सैचुरेशन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तब हम बाईपैप पे जाते हैं। हमने अभी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट होते हैं उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसमें उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया जाता है। उन्हें ऐसे टेक्निक्स एजुकेट किए जाते हैं जिससे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से फाइट करने में हेल्प मिलती है। यानी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो उस एक्टिविटी को मॉडिफाई करके पेशेंट से करवाया जा सकता है जिससे उसका ब्रीदिंग प्रॉपर रहे। साथ ही अगर फिजियोथेरेपी प्रॉपर हो रही है पेशेंट की तो उसके स्टेरॉयडल डिपेंडेंसी या ब्रोंकोडायलेटर की डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस किया जाता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कि आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, इनका मेन नॉर्मल रहता है, इनका मेन फंक्शन रहता है कि ये हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स, हमारे रेस्पिरेटरी रेट, हमारे इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रेट को नॉर्मल कर दे और साथ ही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रॉपर हो पाए, उसी के साथ एल्वियोलाई से एयर एक्सचेंज भी नॉर्मल हो पाए। अब बात करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहली हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग करने से पेशेंट एक तो वो खुद एफर्ट लगाता है जिससे उसकी लंग्स की मसल्स यानी थोरेसिक मसल्स उसकी ट्रेंड होती हैं और ऐसे में उसकी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो मसल्स हैं वो भी ट्रेंड होती है। अगर मसल वीकनेस के कारण है, उसको ब्रोंकियल अस्थमा या उसको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है बिकॉज ऑफ वीकनेस इन इंस्पिरेटरी मसल, तब भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होती है।
अगर इसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार किया जाए तो ये देखा गया है कि ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव हो जाता है पेशेंट का। अब देखते हैं इसको करते कैसे। सबसे पहले पेशेंट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ जाए या खड़े होके भी कर सकता है। उसके शोल्डर्स और उसके नेक बहुत ही रिलैक्स होने चाहिए। अपना मुंह बंद करके अपने नाक के थ्रू 2 काउंट करके डीप इंस्पिरेशन करे। पेशेंट खूब अंदर से सांस खींच ले। उसके बाद जैसे हम विसिल बजाते हैं या बैलून ब्लो करते हैं या हम कैंडल बुझाते हैं, वैसा मुंह अपने होठों को उस शेप में ला करके धीरे धीरे एक्सेल करें और एक्सेल करते समय 4 तक काउंट करें। यानी एक बार के एक्सपीरेशन में उसे 1, 2, 3, 4 ऐसा मन में काउंट करते रहना। इतना स्लो होना चाहिए एक्सेलेशन का प्रोसेस। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो यानी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात किया था कि हमारे लंग्स के लोअर साइड में डायफ्राम होते हैं जो हमारे लंग्स को सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है वैसे ही डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है। अगर डायफ्राम में कोई इंजरी हुई है या डायफ्राम वीक है, ऐसे केसेस में भी हमारे लंग्स के एक्सपांशन अफेक्टेड हो जाते हैं और हम ये चाह करके भी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं कर पाते। इसलिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ऐसे केसेस में बहुत हेल्पफुल होती है। इसको करने के लिए हमेशा पेशेंट को अपने कमर के बल यानी बैक के बल लेट जाना चाहिए। सर के नीचे एक तकिया रखें और अपने नीज को बेंड कर लें। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो अपने नीज के अंदर भी वो पिलो रख सकता है सपोर्ट के लिए। अपना उसके बाद अपना एक हाथ पेशेंट अपने चेस्ट में रखे और एक हाथ अपने रिब केज के नीचे, जहां से उसे डायफ्राम के मूवमेंट फील हो जाए, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली पेशेंट इनहेल करे नोज से। जैसे ही पेशेंट इनहेल करेगा अपने नोज से, तब पेशेंट को अपने स्टमक को थोड़ा सा प्रेस करना है और प्रेस करते ही थोड़ा सा होल्ड करना है, लेकिन ये होल्ड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पेशेंट इनहेल करे और फिर धीरे 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 पेशेंट एक्सहेल करे। ये करते वक्त पेशेंट को अपने डायफ्राम मसल्स के मूवमेंट भी फील हो जाएंगे। इसी चीज को और डिफिकल्ट या इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेशन करने के लिए पेशेंट अपने एब्डोमेन के ऊपर कोई बुक भी रख सकता है या और फिर इसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पैटर्न को रिपीट कर सकता है। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं जैसे ही बेली आउट होता है इनहेलेशन होता है, बेली इन एक्सहेलेशन। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ब्रोंकियल अस्थमा या कोई भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में। जब भी पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है या पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तब पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसको करने के लिए पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन या किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकता है, और पेशेंट को डीप इनहेलेशन करना है नोज के थ्रू, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 5 काउंट तक पेशेंट को अपनी ब्रीथ को रिटेन रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे
नेजल के थ्रू यानी नोज के थ्रू ही एक्सेल करना है। इसी एक्सरसाइज को बार बार एटलीस्ट दिन में 3-4 बार पेशेंट को रिपीट करना है। इससे पेशेंट के लंग्स एक्सपेंशन बढ़ जाते हैं और वहाँ की इंस्पिरेटरी मसल्स भी ट्रेंड होने लगती हैं। ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग या इसे फ्रॉग ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट को कई गल्प ऑफ एयर लेने होते हैं। जैसे एक अंदर सांस कई बार खींचना है, फिर अपने टंग से उस एयर को स्टॉप करना है, यानी अपने टंग से माउथ को क्लोज कर देना है ताकि वो एयर अंदर ही ट्रैप रहे, और उसके बाद अपने ग्लोटिस ओपन के साथ उस एयर को एक्सेल करना है। इससे पेशेंट की इंस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ने लगती है और पेशेंट की इंस्पिरेटरी वाइटल कैपेसिटी भी इंक्रीज होने लगती है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिन पोजीशंस को यूज करके पेशेंट अपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ ही मिनटों में पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को रिड्यूस कर सकता है। उस पोजीशन में आने के बाद अगर पेशेंट पर स्लिप ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जैसे किसी भी एक्सरसाइज पैटर्न में को करने लगता है तो उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत जल्दी ही रिड्यूस हो जाती है और उसकी ब्रीथ नॉर्मल होने लगती है। ये पोजीशंस कोई इमोशनल एक्साइटमेंट है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसे कंडीशंस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसे पोजीशंस। सबसे पहली पोजीशन है सिटिंग। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हम कोई एक बहुत स्ट्रेनियस वर्क कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है तो सबसे पहले हमें एक चेयर में या किसी पर्टिकुलर जगह में बैठ जाना चाहिए। बैठते वक्त हमें इस पोजीशन का ध्यान रखना है कि हमारे चेस्ट आगे की तरफ लीन रहे और हमारे एल्बोज हमारे नी के ऊपर रहे, यानी हल्का सा हमें बेंड होकर के बैठना है। इन सब इस पोजीशन को मेंटेन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे नेक और शोल्डर मसल्स रिलैक्स रहे। दूसरी पोजीशन जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है वो है स्टैंडिंग। जब भी अगर पेशेंट कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसे बहुत स्ट्रेन हो रहा है या बॉडी में एक्सर्शन हो रहा है जिसके कारण उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रही है, तब पेशेंट अपनी फिट को थोड़ा सा अपने शोल्डर विड्थ के हिसाब से चौड़े कर ले, अपार्ट कर ले और एक दीवार के सहारे अपने हिप को लीन करके खड़ा हो जाए। ऐसा करते वक्त हमें हमारे शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रखने हैं, नहीं तो एक्सेसिव स्ट्रेस भी पड़ सकता है। तीसरी पोजीशन है स्लीपिंग। ये पोजीशन कई बार पेशेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर वो ऑफिस में है या किसी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें ये पोजीशन पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर पेशेंट घर में है या किसी ऐसी जगह पे है जहां उससे कंफर्टेबली वो लेट सकता है तो ऐसे ये पोजीशन भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। इसके लिए पेशेंट को एक तकिया अपने सिर के नीचे रखना है और साइड लाइन पोजीशन में लेट जाना है। अगर पेशेंट को ये फील होता है कि वो अनकंफर्टेबल है तो वो अपने नीज के साइड में या अपने टोज के साइड में भी पिलो सपोर्ट ले सकता है।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारी बैक, हमारे लंबर के जो कर्वेचर है वो बेंड नहीं है, उन्हें स्ट्रेट रखा जाए, हमारी बैक स्ट्रेट और इंटैक्ट मेंटेन रहे। हमने डायग्नोसिस के समय, जब हमने डायग्नोसिस की बात की थी, तब हमने बात किया था स्पाइरोमेट्री के बारे में। स्पाइरोमेट्री सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट में ही नहीं यूज होता, लेकिन स्पाइरोमेट्री हमारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स को ट्रेन करने में भी हेल्पफुल होता है। जब भी हम स्पाइरोमेट्री करते हैं तो हमारे लंग्स के एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन जो है वो नॉर्मल होने लगते हैं। अगर किसी पेशेंट का लंग एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो खास तौर पे कोविड में देखा गया है, ऐसे पेशेंट्स को जब भी स्पाइरोमेट्री एडवाइस की जाती है तो वो अगर इसको एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अगर दिन में करते हैं तो उन्हें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और उनके ब्रीदिंग पैटर्न भी इम्प्रूव होते हैं। स्पाइरोमेट्री करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस जिसे स्पाइरोमीटर कहते हैं वो लगता है, किसी भी कॉमन मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है। बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, हार्डली 150 to 250 के रेंज में ये डिवाइस मिल जाता है। इस डिवाइस में एक माउथ पीस होता है और 3 ट्यूब्स होते हैं जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, किसी किसी में ब्लू भी होते हैं। ऐसे डिवाइस को हमें अपने सामने, एक हाथ से अपने सामने पकड़ना है और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। जब हम कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, हमें स्पाइरोमीटर अपने माउथ के लेवल में पकड़ के माउथ पीस जो स्पाइरोमीटर में लगा होता है उसे अपने मुंह के अंदर रखना है और अपने टंग से उसे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने टंग से वो ब्लॉक नहीं, ताकि एयर उसमें फ्लो कर सके। जब हमारे माउथ पीस हमारे मुंह में जा चुका है, तब हमें एयर को एक बार ब्लो आउट करना है। जब हम ब्लो आउट करेंगे तो हमारे स्पाइरोमीटर में जो 3 बॉल्स हैं उन्हें वो देखेंगे कि वो मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जब भी मूव करते हुए हमें बॉल दिखे या वो बॉल किसी भी ट्यूब को टच कर जाए पीक पर, तब हमें कोशिश करना है कि अपनी ब्रीथ को 2 से 5 सेकेंड वहां होल्ड रखना है। उसी तरीके से हम उसको रिवर्स करके हम इनहेल भी कर सकते हैं, यानी हमें सांस अंदर खींचना है। अगर हम अंदर खींचेंगे तब भी पेशेंट देखेगा कि बॉल मूव कर रही है। अगर अंदर खींचते समय बॉल मूव करते वक्त ट्यूब के लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाती है तो हमें वहां पे 2 से 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और ये कोशिश करना है कि वो मैक्सिमम टाइम तक होल्ड रहे और एटलीस्ट 3 में से 2 बॉल तो टच हो जाए। ये करने से पेशेंट के लंग एक्सपेंशन इंक्रीज होते हैं और इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स ट्रेन होती है। उसी के साथ साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से फाइट करने में हमें हेल्प मिलती है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है स्पाइरोमीटर, रेड बॉल, येलो बॉल एंड ग्रीन बॉल। हर ट्यूब के ऊपर एक रीडिंग मेंशन होती है जिसमें 600 सीसी, 900 सीसी एंड 1200 सीसी लिखा होता है। अगर 600 सीसी वाली बॉल ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब हमारे लंग की कैपेसिटी अभी 600। अगर 900 वाली बॉल टच हो रही है और हम होल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी लंग की कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी। अगर तीनों बॉल टच हो रही हैं तो हमारे लंग की कैपेसिटी एटलीस्ट 1200 तो हो ही रही है प्लस
जो हमारे और 2 बॉल टच हो रही है उनकी कैपेसिटीज भी ऐड हो जाती है। किसी भी पेशेंट के अगर तीनों बॉल ऊपर तक टच हो रही हैं और पेशेंट उन्हें होल्ड करने में कामयाब होता है, तब हम कहते हैं कि पेशेंट की कैपेसिटी यानी पेशेंट के लंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो गई है और पेशेंट को ऐसे किसी कंडीशन में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ब्रोंकियल अस्थमा पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।